नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। दोस्तों, आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर बात करने वाला हूं। हालांकि इन सभी को मैं एक धागे में पिरो कर रखने वाला हूं। वो कैसे, वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस समय बीजेपी के लिए कुछ खास और अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। इसमें कोई भी बात छिपी नहीं है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी साल 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती आई है और जीतती आई है। चुनाव के न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और कई राज्यों में हार का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात की जाए, हालांकि मैंने अभी तक इसका सर्वे तो नहीं किया है, लेकिन लगभग जो मुझे खबरें मालूम पड़ रही हैं उसके लिहाज से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक कोर वोटर है योगी आदित्यनाथ का और भारतीय जनता पार्टी का, जो अब मौजूदा वक्त पर नरेंद्र मोदी को नापसंद कर रहा है। वही उसकी मांग यही है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर आने वाले भविष्य में 2-4-6 महीने 1 साल बाद इस्तीफा देकर आराम करें और केंद्र की सत्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दें। अब ऐसा क्यों हो रहा है, और दरअसल एक कोर वोटर जिसकी मैंने बात की वो कुछ परसेंटेज ज़रूर है उसका, तो वह ऐसा क्यों कर रहा है ये भी समझने लायक है। दोस्तों, इस समय बीजेपी का ही हिंदुत्व अब खतरे में नजर आ रहा है। न मालूम क्यों अब बीजेपी को लोग पसंद नहीं करने लगे हैं। इसकी कई वजह भी हो सकती हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आखिर एक मुश्त जो एक कोर वोटर है जो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहा है, उसे केंद्र तक ले जाना चाहता है, वो अचानक मोदी का विरोध क्यों करने लगा है। क्या नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व उसे पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो साल 2014 में सपने दिखाए थे उसमें से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सपने नहीं पूरे किए हैं हिंदुत्व को लेकर, लेकिन अब जो ढीला ढाला रवैया जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की राजनीति में नजर आ रहा है, उसे देखते हुए अब बीजेपी के ही सपोर्टर नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। दोस्तों, जिस तरह से यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल नरेंद्र मोदी सरकार ने पेश किया, उनके ही नेतृत्व में आया। हालांकि पेश तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया, लेकिन हाल फिलहाल उसको लेकर जिस तरह से सवर्ण समाज नाराज हुआ और हिंदू को बांटने की ये जो बिल बताया गया, उससे हिंदू समाज और बीजेपी का एक कोर वोटर पूरी तरह से नाराज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा रखी है और 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आखिरकार बीजेपी के सपोर्टर में उतरने वाला, जो बीजेपी के लिए हर कदम पर जान देने वाला, वोटिंग करने वाला और हिंदुत्व की राह पर चलने वाला, आखिरकार नरेंद्र मोदी से नाराज क्यों है, ये समझ लेना जरूरी है। दोस्तों, 1 फरवरी को अभी बजट पेश हुआ। अब ये तो बात किसी से छिपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार जो अपना एजेंडा लेकर आई थी वो एंटी मुस्लिम था। हालांकि सरकार उसे खुलकर ना कहे, लेकिन समझने वाले इस बात को समझ जाते हैं। अभी 1 फरवरी को जब भारतीय जनता पार्टी यानी 1 फरवरी की जब बजट आया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो उसमें से 3400 करोड़ माइनॉरिटी के लिए रखा गया।
अब इसी 3400 करोड़ माइनॉरिटी के रखने से ही हिंदुत्व वर्ग नाराज हैं। आखिरकार उनके लिए इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है, ये हिंदू पूछ रहा है। एक तो आप यूजीसी पहले लाते हैं, उसके बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश से हमारे कई रिश्ते खराब हुए, हिंदुओं की हत्या हुई, आपने बजट में उसको 60-65 करोड़ रुपए आपने उसको दे दिए, हिंदू उसमें दुखी हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो बजट में 3400 करोड़ माइनॉरिटी के लिए पेश किया गया, उसे देखते हुए हिंदुत्व को आगे ले जाने वाले जो कोर वोटर हैं वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमें ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। अब साल 2014 में जब आम चुनाव थे तो देश के गृह मंत्री जो इस समय है अमित शाह, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी में बैठा लिए गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका देंगे। मुझे आप बताइए, गौ हत्या रुकी क्या? अभी पिछले ही महीने आप ले लीजिए, जो प्रयागराज में चला था, वो एक शंकराचार्य थे, उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी को चुनौती दी। उनका गौ हत्या हो रही है, बीजेपी सरकार रोक नहीं पा रही है, उससे संरक्षण मिल रहा है। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, यानी जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो एकमुश्त वोटर है, जो लगातार बीजेपी पर बना रहा है और समर्थन करता रहा है, गौ हत्या तो रुकी नहीं, कहाँ उल्टा लटके। अभी पिछले साल ही शायद या 2024 में एक रिपोर्ट आई थी कि गौ हत्या करने वाली कंपनी से बीजेपी फंडिंग लेती है। खबर तो यहां तक आई थी, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जाना चाहता। अब वो वोटर ये पूछ रहा है कि आखिरकार हिंदू का योगदान क्या रहा, हमने आपको किस लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाला था? राम मंदिर तो बना, तो क्या सिर्फ राम मंदिर के लिए आपने इतने साल सत्ता में बैठने का सुख भोगा? इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे। क्या गौ हत्या का कानून बना, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 2014 में? समान नागरिक पर कोई कानून आया? नहीं बना। धर्मांतरण पर कानून बना? नहीं बना। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण हो रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। पिछले साल ले लीजिए, छांगुर बाबा का कितना बड़ा गिरोह पकड़ा गया। हालांकि छांगुर बाबा तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका जो नेटवर्क था, उसने कितनी बच्चियों का धर्मांतरण परिवर्तन करवाया, कितनी चीजें हुई, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? सिर्फ जेल में डाल देने से सिर्फ क्या धर्मांतरण रुक जाते हैं? ये समझने वाली बात है दोस्तों। बीजेपी का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले समय में भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हालांकि दूसरे लोगों का ये साफ कहना है, और दूसरे वर्ग तो खुले तौर पर ये कहता है कि अगर हमें हमारे मजहब को आगे बढ़ाने के लिए हमें अगर किसी भी पार्टी का साथ देना पड़े तो हम क्यों ना देंगे। आपके धर्म को बढ़ाने के लिए आपका वोटर ही आपसे नाराज नजर आ रहा है, आपको उसके पैतरे पर खड़े उतर रहे हैं, जिस चीज के लिए आपको उस गद्दी पर बैठाया गया। मंदिर मुक्ति अभियान पर कोई चर्चा हुई क्या? कोई बिल आया क्या? नहीं आया। मंदिरों में जो दान आता है उसको सरकार कंट्रोल करती है, मस्जिदों में जो आता है उसे कौन कंट्रोल करता है? ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये दोहरा रवैया कब तक चलेगा? दोस्तों, वैश्विक स्तर पर भी अब नरेंद्र मोदी की जो पहचान है वो भी उसकी साख गिरती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर कराया, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। हालांकि महीनों बाद उनका एक बयान आया, लेकिन समस्या इस बात की नहीं है कि आखिरकार हर चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता,
कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये लोग, हम भी जानते हैं कि ट्रंप एक बुली आदमी है और आज कुछ बयान देता है, कल कुछ बयान देता है, लेकिन फिर भी जो लोग हिंदुस्तान में हैं वो कहना चाहते हैं कि हमारे पीएम आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों हो जाते हैं। खुलकर बोलें, विरोध करें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के प्रति अब जो एक कोर वोटर है उसका रुझान घटता जा रहा है, भरोसा घटता जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस यानी जो पूरा संघ है वो अभी भी नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा जताए रख रहा है। वहां पर जितने भी लोग आरएसएस में इस समय हैं, बड़े बड़े जो पद पे बैठे हैं, उनकी पहली पसंद अभी भी नरेंद्र मोदी ही है। योगी आदित्यनाथ दूर दूर तक नहीं है। संघ हमेशा चाहता है कि नरेंद्र मोदी केंद्र पर बने रहें। उनका चेहरा हिंदुत्व के लिए आया था और वह देश के लिए बहुत जरूरी, ऐसा संघ को लगता है। लेकिन जनता के बीच में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पिछले पहले कार्यकाल में और जो दूसरे कार्यकाल में उन्होंने काम किया, यानी पिछले लगभग 10 साल हो रहे हैं उनके कार्यकाल को। अब अगले 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उनके 10 साल के करियर को लबोलबाब जो वोटर देख रहे हैं, तो उन्हें वैश्विक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। अब पूरे भारत की राजनीति के रूप में देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ उनके फैसले केंद्र को पसंद नहीं आते जब वो करते हैं तो। हालांकि केंद्र से उनकी कभी कभी अखबारों में, सोशल मीडिया में और अंदर अंदर ये खबरें आती रहती हैं, केंद्र से उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, केंद्र संदेश कुछ और भेजता है, योगी आदित्यनाथ करते कुछ और हैं। हालांकि सुनते नहीं है, ये ऐसी खबरें बीच में आती रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश ही जानता है। लेकिन समझने वाली बात ये, आखिरकार नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की जनता दूसरे नंबर का नेता क्यों कहने लगी है, क्यों योगी आदित्यनाथ को ऊपर बैठाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, या योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुस्लिम राजनीति को लेकर ही उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, ऐसा नहीं है। उन्होंने विकास के भी किया है। आप उत्तर प्रदेश का विकास देखें, धरातल पर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इस बार का उत्तर प्रदेश का बजट मैं आपको बता दूं, लगभग 9 कुछ लाख करोड़ का था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बजट बहुत बड़ा बजट था। सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया, सभी वर्गों को शामिल किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को उत्तर प्रदेश को बनाना है, और इसमें कोई दो राय नहीं। देश का सबसे बड़ा सूबा है और जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होता है सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कर दिखाया, उस राह पर चल चुके हैं। कुछ ही क्षणों की और कुछ ही सालों की देरी है जब उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ऐसी सुगबुगाहट आने लगी है कि अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उनकी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि केंद्र में होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए। और दिल्ली में कोई गृह मंत्री का पद, कोई रक्षा मंत्री का पद, कोई वित्त मंत्री का पद नहीं चाहिए योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को चाहिए प्रधानमंत्री का पद। अब प्रधानमंत्री का पद वैश्विक पद होता है, वैश्विक राजनीति के तौर पर भी देखा जाता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी एक पहचान है, अपनी एक छवि है और उन्हें ये अपनी पहचान खुद बनाई है। अब कुछ लोग इसे ये मानते हैं कि एक वर्ग ये मानता है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। एक वर्ग मुस्लिम का ये भी है कि योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद करता है। आप सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब चैनलों में देखें, कई ऐसे आपको मुस्लिम समाज के लोग मिल जाएंगे जो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। अब मुस्लिमों पर कार्रवाई हुई है तो उन्होंने गलत किया है,
उनका दबदबा रहा है, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का और अतीक अहमद जैसे लोगों का है, तो वो अपराधों की सजा उन्होंने भुगती है। योगी आदित्यनाथ ने किसी बेरहम और किसी निर्दोष को, मुस्लिम परिवार को सजा नहीं दी है। हालांकि उनकी छवि जिस तरह से बनाई गई है वो मुस्लिम विरोधी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि शुरू में कुछ लोगों को लगा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पूरा ग्राफ उठाकर देखें, मुस्लिम परिवारों के बच्चों से जब वो बैठक करते हैं, आप देखें गोरखपुर में बैठक करते हैं, जब वो जन समस्याएं सुनते हैं लोगों की, तो उसमें मुस्लिम महिलाएं भी जाती हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। कई फोटोज और कई वीडियो उनके वायरल हुए हैं कि मुस्लिम बहन के बच्चे को उन्होंने गोद पर उठा रखा है, उन्हें खीर खिला रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज का एक वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद करता है, उनसे कोई भी शिकायत नहीं है। वो शिकायत इसलिए नहीं है कि योगी आदित्यनाथ किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं मिल रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी विकास हो रहा है, वो समान बराबर हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक जो हिंदू वोटर है, जो एक मोस्ट कोर वोटर है जो योगी आदित्यनाथ का, वो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को अब हम दिल्ली में देखना चाहते हैं, और मोदी सरकार ने जो जो काम किए हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूजीसी बिल ने सबसे बड़ा दांव पेच किया है। सवर्ण समाज ने कहा है कि मोदी सरकार ने हिंदू को बांटने का काम किया है, और यह बात मैंने कई वरिष्ठ पत्रकार भी कह चुके हैं कि यूजीसी बिल निश्चित तौर पर हिंदुत्व को बांटने वाला बिल है। एक तरफ बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार अखंड भारत का सपना दिखा रही है, हिंदुत्व का सपना दिखा रही है, राम मंदिर बनवा रही है और न जाने कितने मंदिरों का निर्माण करवा रही है। उसके बावजूद अगर इस तरह का बिल आए, निश्चित तौर पर इससे सवर्ण समाज और हिंदू में भेदभाव तो उत्पन्न होगा ही। कुछ खामियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एसटी और एससी समाज हमारे देश का नहीं है, हमारे भारत का नहीं है, हमारे भाई नहीं है, हमारे बहन नहीं है। लेकिन इस बिल को लाने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। ऐसा बिल में प्रावधान रखना चाहिए था, ना सवर्ण समाज नाराज हो, ना एससी एसटी वर्ग का नाराज हो। लेकिन एक तरफा बिल जिस तरह से आया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला रोक लगा दी है, इसकी अगली सुनवाई तक देखिए क्या होता है। लेकिन जो हालांकि लोग ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल दिए, वो बोलेगा हमारे गेंद नहीं है, अब हम क्या करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा वही है। अरे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो तो है, लेकिन आपने जो बिल लाकर जो बखेड़ा किया है, खड़ा किया है, और जो हिंदू को बांटने का काम किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले समय में, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो आप ये तय कर लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के रूप में आपको मतलब उनको कोई परेशानी होगी, वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आने वाले समय में जब 2029 का चुनाव आएगा, उससे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी कितने पानी में है, कितने में नहीं। और अगर नरेंद्र मोदी उसका चेहरा हुए तो निश्चित तौर पर बीजेपी का एक वर्ग पूरी तरह से छिटक जाएगा, जो अभी नापसंद कर रहा है। अगर देश में देखें तो इस समय पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं, केरल में भी चुनाव आने वाले हैं, केंद्र शासित पुडुचेरी में भी आने वाले हैं, आसाम में भी चुनाव होने वाले हैं। तो वहाँ हो सकता है कि इतना चीज़ें यूजीसी को लेकर, हालांकि प्रदर्शन यहाँ भी हुए हैं, लेकिन छुटपुट प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुए, नाराजगी उत्तर प्रदेश में है। हेमंत बिस्वा शर्मा का तो अपना अलग ही चुनाव पीरियड में वोटिंग का और मुस्लिम विरोधी बयान रहते हैं, और न जाने उन पर केसेस भी हुआ है, जो भी है। तो वो आप, हालांकि उसको पूरी न्यूज़ में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कैसा क्या हुआ है। लेकिन समस्या नरेंद्र मोदी के साथ है यहाँ पर। तो आप ये समझिए कि लब्बो लुआब की जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, हालांकि आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि पिछले कुछ, मतलब आप 1-2 साल पहले अगर आप जाएं तो ये खबरें ये भी आ रही थी मीडिया से कि संघ परिवार, अमित शाह गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, और अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और योगी आदित्यनाथ को किनारा करना चाहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हुई। और कुछ लोग तो ये भी बयान देने लगे कि जो यूजीसी बिल आया है वो सवर्णों के जरूर खिलाफ है, लेकिन उससे योगी आदित्यनाथ को परेशानी होगी, उनकी वोट छवि में परेशानी होगी, और 2027 में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ ना सके, तो गठजोड़ के साथ अगर राजनीति में आते हैं या सरकार बनाते हैं तो फिर एक अलग दिशा तय होगी उनकी।
हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और पीछे से नहीं आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा चेहरा है। और केशव, अब आप देखिए ना कि जब 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो सबसे पहला नाम मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने हुए हैं उनका नाम आ रहा था। उसके बाद आप देखें कि केशव प्रसाद मौर्य के रूप में नाम आ रहा था कि इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक फ़ोन दिल्ली से यहाँ गया वहाँ गया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, पता चला योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे शाम को 5 बजे और सब चीज़ें तय हो गई। लोगों को सरप्राइज हो गया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद वहाँ से उनके असली जो राजनीति है उनकी पहचान मिली और फिर बुलडोजर बाबा के रूप में जाने लगे और फिर तमाम कार्रवाइयाँ होने लगी। जो गुंडे माफिया थे, उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त माफिया बना दिया उन्होंने। हालांकि उन्होंने बहुत काम किया, ऐसा नहीं है। तो ये पूरी राजनीति आप देखें योगी आदित्यनाथ की, तो वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल लब्बो लोग यही कहें कि जो हिंदुत्व का चेहरा पिछले कई सालों से जो नरेंद्र मोदी के रूप में था, अब वो धूमिल नजर आ रहा है दोस्तों। और अब उत्तर प्रदेश से ही नहीं, लगभग अभी तो खैर उत्तर प्रदेश से ही, लेकिन कई राज्यों में अब ये भी मांग उठने लगी कि नरेंद्र मोदी को अब आने वाले 2-4-6-7 महीने में इस्तीफा देना चाहिए और नए किसी चेहरे को बैठाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कहीं, अगर आप इसका गुप्त सर्वे करें तो, कि लोग अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र के चेहरे पर देखना चाहते हैं और दिल्ली की गद्दी पर देखना चाहते हैं दोस्तों। अगर ऐसा निश्चित तौर पर हुआ तो आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जरूर चुनौती साबित होगी। और साल 2027 का चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और बहुमत के साथ बनते हैं, अपने दम पर बनते हैं, तो यकीन मानिए कि फिर अब केंद्र की राजनीति पूरी तरह से आपको बदलती हुई नजर आएगी। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।